स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये बाकी भी एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप प्रैक्टिस सेट 1 को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति निम्न में से कौन है? राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, प्रणब मुखर्जी और द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ये होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और अगर हम बात करें वर्तमान राष्ट्रपति की तो ये आपकी है द्रौपदी मुर्मू। और सबसे लंबा कार्यकाल किसने किया? तो वो था राजेंद्र प्रसाद। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग क्या है? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे, सबसे लंबे कार्यकाल तक ये राष्ट्रपति बने रहे। और राष्ट्रपति की बात करें तो ये 52 अनुच्छेद में आता है। और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है राष्ट्रपति की शपथ। शपथ किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 60 में दिया गया है। महाभियोग ये आपका आर्टिकल 61 में दिया गया है। और क्षमादान की शक्ति किसमें है? क्षमादान की शक्तियाँ किस में दी गई हैं? तो ये आपकी आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? तो 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अध्यादेश कितने दिन तक मान्य रहता है? 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक अध्यादेश रहता है। और आर्टिकल 143 भी महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रपति से संबंधित है। ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। तो ये इतनी जानकारी आपको याद रखनी है राष्ट्रपति से संबंधित। बाकी आप लोगों को हम बता दें, ये पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। और ये मॉक टेस्ट भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाता है। तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मॉक्स के लिए, फ्री मॉक के लिए, आरपीएफ के और एनटीपीसी के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर के तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना ये कब की गई थी? तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगर हम बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखें तो इन्होंने एक तो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। एक तो इंग्लिश में स्टार्ट किया था और दूसरा किया था मराठी में स्टार्ट। इंग्लिश में कौन सा था? तो इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर था वो था आपका मराठा। और जो मराठी में न्यूज़पेपर था वो कौन सा था? तो वो था आपका केसरी। तो मराठा न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश में था और केसरी न्यूज़पेपर जो था वो मराठी में था। और इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण महोत्सव भी चालू किए गए थे। एक तो आपका गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किए गए थे। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी। कौन थी? आर्किटिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर्किटिक होम्स टू वेदास। ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, राई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राई नृत्य का किस राज्य से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। राई नृत्य का जो संबंध है ये आपका मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश के जो अन्य नृत्य है उसमें आता है आपका एक तो मटकी, दूसरा आता है कर्मा और तीसरा आता है जवारा। तो ये आपके नृत्य हो गए मटकी, कर्मा और जवारा, ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। और मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है, वो है आपका तानसेन महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? तानसेन महोत्सव का भी संबंध मध्य प्रदेश से ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो जो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इस समय वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार में जो था उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान में ये 300A में स्थित है, जो कि कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है। और
अगर हम 86वें संविधान संशोधन की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन ये आपका 2002 में किया गया था। इसमें 21A आर्टिकल को जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के प्रबंध था इस आर्टिकल के तहत। और अगर हम 61वें संविधान संशोधन की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन आपका 1988 में हुआ था। इसमें मतदान की उम्र को जो 21 वर्ष पहले हुआ करती थी वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और 42वां संविधान संशोधन, इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। इस समय इस आर्टिकल से जो 42वें संविधान संशोधन थे बहुत सी चीज़ें बदल दी गई, तो इसी से हम इसको लघु संविधान कहते हैं। इसमें ही हमने समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर से लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जोजिला दर्रा। बाकी आपको यहाँ लिख रहा होगा नीति दर्रा, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। नीति दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के दो और दर्रे आते हैं, एक तो आपका माना हो गया, नीति यहाँ पे लिखा ही है, और इसके बाद एक लिपू लेक, ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। माना, नीति और लिपू लेक ये उत्तराखंड के हैं। और बुमला दर्रा और दीफू दर्रा ये जो आपको दिख रहे हैं ये किससे हैं? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि अटल टनल जो है वो किस पास पे स्थित है? तो अटल टनल जो है ये किस दर्रे में स्थित है? तो ये आपका होगा रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा जो है इसी पर अटल टनल ये आपकी बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकापारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका गुजरात में स्थित है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रावत भाटा। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में जो है तारापुर ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था तारापुर का, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग परिसंचरण तंत्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से हृदय, धमनियां, शिराएं और अग्नाशय में से कौन सा भाग है जो वो परिसंचरण तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो अग्नाशय होता है ये आपका परिसंचरण तंत्र से संबंधित नहीं है। बाकी हृदय, धमनियां और शिराएं जो है ये आपकी परिसंचरण तंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टैक्सोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख गया होगा। तो कार्ल लिनियस को हम टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। अगर हम एडवर्ड जेनर की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने जो है वो चेचक का टीका खोजा था। किसका? चेचक जो होते हैं उसका टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे आपको डार्विन दिख रहे होंगे, चार्ल्स डार्विन, इनको क्रम विकास का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ एवोल्यूशन हम चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशु किस राज्य का नववर्ष है? तो विशु त्यौहार जो है ये किस राज्य का नववर्ष त्यौहार होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। केरल जो है इसका जो नववर्ष त्यौहार है वो विशु होता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो गुड़ी पुड़वा होती है ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। अगर हम उत्तर प्रदेश के नववर्ष त्यौहार की बात करें तो ये आपका खिचड़ी होता है, उत्तर प्रदेश का नववर्ष त्यौहार। और तमिलनाडु के अगर हम नववर्ष त्यौहार की बात करें तो ये आपका होता है पुंथुडू, ये आपका तमिलनाडु के नववर्ष त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नागल ट्रम जो है ये आपकी भूटान देश की मुद्रा है। और चीन की जो है वो आपकी रेनमिनबी है। चीन की कौन सी मुद्रा है? तो ये रेनमिनबी जो है चीन की मुद्रा है। बांग्लादेश की टका है। और जापान की जो मुद्रा है ये आपकी येन है। अगला प्रश्न आता है आपका, संविधान सभा की अवधारणा किसने दी थी? तो संविधान सभा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में संविधान सभा की अवधारणा दी गई थी। और बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। और राजेंद्र प्रसाद जो थे
ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य बनाए गए थे 11 दिसंबर को, और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से सदस्य बनाया गया था पहले। तो इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद होता है क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ पर जीवन मौजूद होता है? तो इसको हम जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जीवन संभव हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पुरस्कार है ये आपका केवल संगीत से संबंधित है। तो ये ग्रैमी पुरस्कार होगा जो कि आपका संगीत से संबंधित है। और ग्रैमी में 2024 के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले थे, जो आपका फ्यूजन बैंड था उसको दिया गया था शक्ति के बेस्ट एल्बम म्यूजिक, जो बेस्ट म्यूजिक एल्बम था उसके लिए। और यहाँ पे एक और लोगों को ग्रैमी दिया गया था बांसुरी से जो संबंधित थे। बांसुरी से कौन थे? ये आपके राकेश चौरसिया थे। राकेश चौरसिया जो हैं ये आपके बांसुरी से संबंधित हैं। और बांसुरी से एक और अन्य महत्वपूर्ण नाम आता है जो है हरिप्रसाद चौरसिया का, ये भी बांसुरी से ही संबंधित नाम है। अगर हम टैगोर पुरस्कार की बात करें तो टैगोर पुरस्कार की स्थापना 2011 में दी गई थी। ये सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। और ऑस्कर की अगर हम बात करें तो ऑस्कर ये आपका 1929 से दिया जा रहा है ऑस्कर पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान जो था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था राष्ट्रीय आय का। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। ये पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, वो थी आपकी ड्रेन थ्योरी। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा थ्योरी दी गई थी। और दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। अगर हम यहाँ पे महालनोबिस की बात करें तो पीसी महालनोबिस को हम भारतीय सांख्यिकी का जनक जानते हैं। और इन्हीं पीसी महालनोबिस की ही मॉडल के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और 29 जून को ही हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, 29 जून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है आपका ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर हम पेरिस की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय है, ये मैंने कल ही आपको बताया था। और आपको बताना है जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय हैं। 2 मैं बता देता हूँ, 2 आप बता देना। एक तो WHO है और एक WTO है। बाकी के 2 आपको मुख्यालय बताने हैं। और वॉशिंगटन DC में भी आपको बता देते हैं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। तो जिनेवा में कौन से अन्य 2 मुख्यालय हैं ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो ब्राउजर, सर्च इंजन, लिंक और माउस। तो ये माउस जो है ये आपका इंटरनेट से संबंधित नहीं है। बाकी की सर्च इंजन, ब्राउजर और लिंक ये सारे के सारे तीनों ऑप्शन जो है वही इंटरनेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है और ये सोनपुर के पास पटना में मिलती है। अगर हम गंगा की सहायक नदी की बात करें तो गंगा का पहले हम उद्गम देख लेते हैं। ये उद्गम जो होता है गंगा का, ये गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से। और गंगा की जो सहायक नदी है उनमें यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, सोन और ताप्ती ये आपकी गंगा की सहायक नदी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना। और बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 24 दिसंबर जो होगा ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दिसंबर में हम जो महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं उसमें
10 दिसंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, तो मानव अधिकार दिवस, ये हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। और 21 दिसंबर ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस दिन यूनेस्को ने 2024 को, इंडिया ने जो अप्लाई किया था, इसको ध्यान दिवस के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो ये आपको 21 दिसंबर याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसको 2024 में ही मान्यता दी गई थी ध्यान दिवस के रूप में। और 21 दिसंबर को ये हम गणित दिवस भी मनाते हैं, यानी कि मैथ्स डे भी मनाते हैं। और दिसंबर में हम एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस जो होता है वो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा स्वशासन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें से श्वसन पूछा गया है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो वायवीय श्वसन होता है ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा अधिक प्रदान करता है। लोकसभा का सभापति कौन होता है, तो लोकसभा का सभापति जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और लोकसभा अध्यक्ष से एक और प्रश्न बनता है आपका कि जब जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, यानी कि संयुक्त बैठक होती है, ये जब बुलाई जाती है, ये किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो जो संयुक्त बैठक होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और संयुक्त बैठक को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 93 में भारतीय संविधान में वर्णित है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है। तो आर्यभट्टीय जो पुस्तक है ये आपकी खगोल विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चक्रवाती तूफानों के दौरान समुद्री तल में असामान्य वृद्धि डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये तूफानी लहरें होती हैं जो चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्री तल से असामान्य वृद्धि होती है, तो इन्हें तूफानी लहरों के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को कहा जाता है। तो इनको सुरक्षित भंडार यानी कि बफर स्टॉक कहा जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न आता है आपका, 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आपके महात्मा गांधी थे, जिन्होंने 1931 में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और BR अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आपके आज के प्रश्न मॉक टेस्ट सेकंड के। और बाकी आपसे एक प्रश्न मैंने ऊपर पूछा था, और ये आपका दूसरा प्रश्न है कि त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिशूरपुरम उत्सव ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप सभी लोगों को बता दें, ये जो PDF होता है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट RPF कांस्टेबल के मॉक देना चाहते हैं, तो जो ऐप का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक दे सकते हैं RPF कांस्टेबल के। और NTPC ग्रुप D के भी मॉक वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।